नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले योगी आदित्यनाथ ने आज की पॉलिटिक्स में ऐसी लकीर खींच दी है जिससे आगे निकलना विपक्षी नेताओं के लिए एक मुश्किल चैलेंज साबित होता जा रहा है। बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि कहां-कहां हिंदुत्व की राजनीति ने जात पात की राजनीति करने वालों को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में दिखाएंगे हिंदुस्तान की तरक्की की बिल्कुल नई तस्वीर और बताएंगे कि मोदी ने कैसे देश का खजाना भर दिया है। लेकिन शुरुआत राजनीति के मैदान में एक बयान से आए तूफान के साथ। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। एक बात साफ है, बटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये लाइन आज की पॉलिटिक्स का सबसे सुपरहिट डायलॉग बन चुका है। इस एक बयान ने आज की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है बटेंगे तो कटेंगे। पार्टी के नेता मंचों से यही लाइन दोहरा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और योगी के धुर विरोधी इस लाइन की काट खोजने में जुटे हैं। कभी जुटेंगे तो जीतेंगे, कभी ना बटेंगे ना बांटेंगे, ऐसे तमाम पोस्टर लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब तक जवाब खोज नहीं पाए। जिसके पास योगी की इस शार्प पॉलिटिकल लाइन का जवाब नहीं है, उनके पास एक जुमला है, और जुमला ये कि ये नारा सांप्रदायिक है। सवाल है कि बटेंगे तो कटेंगे को एक सांप्रदायिक नारा क्यों करार दिया जा रहा है? इस देश में हिंदू एकता की बात करना सांप्रदायिक क्यों है? और अगर हिंदू एकता की बात करना सांप्रदायिक है तो मुस्लिम एकता की बात करना सांप्रदायिक क्यों नहीं? अगर धर्म के नाम पर लोगों को गोलबंद करना गलत है तो जाति के नाम पर गोलबंद करना सही कैसे है? धर्म की राजनीति अगर संविधान विरुद्ध है तो जातीय राजनीति संविधान सम्मत क्यों है? जाहिर सी बात है संविधान सम्मत नहीं है, लेकिन हो रही है, दशकों से हो रही है। सच तो यह है कि इस देश में जातीय राजनीति को सामाजिक न्याय का मुखौटा पहना दिया गया और हिंदू एकता को सांप्रदायिकता का। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जब हिंदू एकता की बात करते हैं तो एक राजनीतिक भाषण भर नहीं रहता, देश की राजनीति में नारा बनकर गूंजने लगता है और देखते देखते एक आंदोलन में तब्दील हो जाता है। योगी इस नारे की प्रतिध्वनि को सुन रहे हैं, इसकी गूंज उनके कानों तक भी पहुंच रही है, इसलिए रैली दर रैली वो इस नारे को और जोरदार तरीके से उछाल रहे हैं। सुनिए आज झारखंड की रैली में इसी नारे को उन्होंने किस अंदाज में कहा। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे एक ऐसा नारा बन चुका है जो यूपी से लेकर झारखंड और हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक गूंज रहा है, क्योंकि इस देश का हिंदू इस नारे से जुड़ाव महसूस करता है। यह एक चुनावी नारा भर नहीं है उनके लिए, इस भारतीय महाद्वीप की एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए हारता रहा क्योंकि उसके लोग एकजुट नहीं थे। विदेशी लुटेरे कामयाब होते रहे क्योंकि उन्होंने इस देश के लोगों को बांटने का हुनर बहुत अच्छे से समझ लिया।
दुर्भाग्य यह रहा कि बांटो काटो और राज करो का एक खेल आजादी के बाद भी चलता रहा। इस देश की बहुसंख्यक आबादी कभी अपनी पहचान से जुड़ ना पाए, इसलिए इतने प्रपंच रचे गए कि पूरा हिंदू समाज उसमें उलझ कर रह गया। जाति की राजनीति भी उसी प्रपंच का हिस्सा है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हिंदुओं में जाति सच्चाई नहीं है, लेकिन इसे इस तरह से पेश किया गया कि जाति ही एक सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं। पॉलिटिक्स ने जाति की जकड़न को तोड़ने की बजाय उसे और बढ़ावा दिया। जातीय वैमनस्य को इस तरीके से उभारा गया कि हिंदू समाज टूटता चला गया। आज जब बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद हो रहा है, तो जाति की पॉलिटिक्स करने वाले लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक के दरकने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही। और विनोद तावड़े जो बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता हैं, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, जरा उनको भी सुनिए। मैं संजय पोतनीस की प्रवास पदयात्रा देख रहा था। जगताप साहेब, सकपाळ साहेब मुस्लिम मोहल्ल्यात चला, मुस्लिम मोहल्ल्यात चला, मुस्लिम मोहल्ल्यात चला। मी इतके वर्ष माननीय शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने युतीत काम केलं, पण कुठलीही एकही पदयात्रा माननीय शिवसेना प्रमुखांना मुस्लिम मतांसाठी त्यांच्या गल्लीत गेलेली आवडत नसायची। पण त्यात बाळासाहेबांच्या तथाकथित उबाटाचा उमेदवार कार्यक्रम असे बनवायला लागला है। और इसलिए मुझे लगता है कि एक बात साफ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जो कहते हैं बटेंगे तो मेरे एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ बाल ठाकरे। योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया है बटेंगे तो कटेंगे का, बाल ठाकरे के बाद पॉलिटिक्स में हिंदू एकता के लिए इतने जोरदार और असरदार तरीके से किसी ने बात नहीं। बाल ठाकरे ने पॉलिटिकल फ्रंट पर हिंदू एकता की बात की थी और उसके बाद योगी ने हिंदू एकता को एक मजबूत राजनीतिक आधार के तौर पर खड़ा किया। इसीलिए विनोद तावड़े जब बाल ठाकरे की राजनीति का जिक्र करते हैं तो साथ में योगी के नारे का भी जिक्र करते हैं। दोनों को गौर करिए जरा इस बात पे, लेकिन दोनों को घोर सांप्रदायिक करार दिया जा रहा है। यानी एक बात जो एकदम साफ हो जाती है कि इस देश में जब भी कोई हिंदू एकता की बात करेगा तो सियासी विरोधी उसे सांप्रदायिक घोषित कर देंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब भी जरा देखिए। अगर आप जरा दिखाइए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो हिंदू एकता की बात करते हैं और कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव हैं। भाई आप दोनों के की राजनीति का फर्क देखिए और आप समझ जाएंगे कि इस देश के हिंदू समाज के साथ किस तरह का प्रपंच किया जाता रहा। हिंदू एकता की बात करना सांप्रदायिकता है, लेकिन जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एकता की बात की जा रही है, और अखिलेश यादव किस तरह की, तेजस्वी यादव किस तरह की सियासत करते रहे हैं, एमवाई समीकरण पर चलने वाले, मुस्लिम और यादव के समीकरण पर काम करने वाले तेजस्वी यादव, ये लोग किस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं देश में, ये बात किसी से छिपी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई हो जाती है। और जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए तो सांप्रदायिक हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि इस देश में मुसलमानों की जाति पर बात कभी नहीं की गई, लेकिन हिंदुओं की जाति एक ऐसी सच्चाई के तौर पर दिखाई गई कि जैसे हिंदू समाज में जातीय वैमनस्य, जातीय भेदभाव के अलावा और कुछ नहीं। जबकि हकीकत यह है कि मुसलमान समाज में भी इसी तरीके से जातीय भेदभाव और जातीय खाई है, लेकिन उस पर कभी कोई चर्चा नहीं। सामाजिक लड़ाई की बात वहां कभी नहीं हुई और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों ने मुसलमानों की जातियों के बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन हिंदुओं की एकता को
दलित, पिछड़े में तोड़कर मुसलमानों के साथ जोड़कर उसे समीकरण बनाते रहे और उसके आधार पर चुनाव जीतते रहे। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नहीं, हिंदुओं को भी एकजुट होना चाहिए, तो उसे इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि इस देश में को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश हो रही। हिंदू एकता के नारे के कई चेहरे, असल में आपको मैं सारे चेहरों से वाकिफ कराऊं। जैसे झारखंड ले लीजिए, झारखंड में बीजेपी रोटी बेटी माटी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही, लेकिन यह भी एक तरीके से हिंदू एकता के नारे बटेंगे कटेंगे का ही एक एक्सटेंशन है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे भी देखिए जरा। रोटी बेटी माटी के लिए चुनावी लड़ाई लड़ रही बीजेपी क्यों कह रही है कि ये जो मैं ये कह रहा हूं कि बटेंगे और कटेंगे के नारे का एक्सटेंशन क्यों है? क्योंकि झारखंड में जो बांग्लादेशी घुस आए हैं, घुसपैठिए, वो असल में निशाने पर है बीजेपी। और हिंदुओं पर जिस तरीके से वहां लगातार हमले होते रहे, योगी ने बताया, हिमंता ने बताया कि अगर हिंदू जातियों में बंटकर कमजोर हुआ और दुश्मन मजबूत होते चले जाएंगे तो वही हाल होगा जो झारखंड में हो रहा है। और वहां क्या हो रहा है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि किस तरीके से आदिवासी बहुल इलाके में, बांग्लादेश से लगी हुई सीमावर्ती इलाकों में किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी बढ़ी है। गांव और कस्बाई इलाकों में, कई बार तो शहरों में भी जमाई टोला बन गया है। यानी वो मोहल्ले जहां सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के पति मुस्लिम हैं, और ये मुस्लिम लोग कौन हैं? ये बांग्लादेश से आए घुसपैठिए हैं। उनकी जमीनें गिफ्ट डीड कराकर कब्जा की जा रही हैं। तो झारखंड में आदिवासियों के कल्याण के लिए जो राज्य वजूद में आया, वहां आदिवासी कम होते चले गए और मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। आज अगर योगी आदित्यनाथ झारखंड जाते हैं और वहां भी अगर यह नारा बुलंद होता है कि बटेंगे तो कटेंगे, निर्ममता से कटेंगे, तो उसके पीछे की जो पॉलिटिक्स है और उसके पीछे जो लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग इस नारे को एक आंदोलन की तरह आगे बढ़ा रहे हैं, उसके पीछे उसकी असली वजह यह है क्योंकि लोग इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। अब आपको झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। वहां भी योगी आदित्यनाथ का नारा पहुंच चुका है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का जरा पहले बयान सुनिए और फिर आप समझ पाएंगे कि वहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा किस संदर्भ में बुलंद हो रहा है। कोई हिंदी स्पीकिंग बंगाली स्पीकिंग नहीं है, हम सब हिंदू है, हम सब भारतीय है। एक कुछ लोग बंगाल में तुष्टीकरण का राजनीति, वोट बैंक का राजनीति को लेकर हिंदी और बंगाली का बीच एक दीवार खड़ा कर दिया है अपने वोट के लिए, राजनीति स्वार्थ के लिए। लेकिन बंगाल का लोग हिंदू जागरूक हो गया है। गणपति उत्सव महाराष्ट्र को नहीं है, बंगाल का है। श्री राम नवमी, जय श्री राम यूपी का नहीं है, बंगाल में हो गया है। अभी छठ पूजा भी बिहार झारखंड का नहीं है, हम लोग का भी है। तो शुवेंदु अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, जबकि राज्य में दीदी की जो सरकार है उसमें इस तरह का बयान सांप्रदायिक कहा जाएगा, क्योंकि दीदी और इंडी गठबंधन में और उनकी जो बाकी सहयोगी पार्टियां हैं, उनके नेताओं के लिए इस बात की इजाजत तो है कि वो खुलकर मुस्लिम यूनिटी की बात करें, मुसलमानों से सीधे सीधे वोट देने की अपील करें। लेकिन हिंदुओं में अगड़ा पिछड़ा बांटकर अगर उसकी अलग अलग जातियों की बात करते हैं तो यहां तक तो चलेगा, लेकिन अगर हिंदू एकता की बात कर देंगे या फिर मुसलमानों में ही जातियों की बात कर देंगे तो दीदी बौखला जाती, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदू एक नहीं है और मुस्लिम एक है। और ये हिसाब इसलिए बनाया गया ताकि ये हिंदुओं को जाति के हिसाब से उसे टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकें, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकें चुनावों में, और फिर अपनी जो चुनावी समीकरण है उसको सेट कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है
कि जो नेता मुसलमानों में जाति के वजूद को इनकार करते हैं उन्होंने ही मुसलमानों की अलग अलग जातियों को आरक्षण दिया। ममता सरकार ने 2012 में 77 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में डाल दिया था और उनमें से 75 जातियां मुस्लिम समुदाय से थी। हालांकि अदालत के सामने ममता का यह पैंतरा टिका नहीं और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया वो टेक्निकल ग्राउंड पे। लेकिन सच तो यह है कि आज भी कई दर्जन मुस्लिम जातियों को बाकायदा आरक्षण मिल रहा है और केंद्र और राज्य की जो सूची है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको उसमें ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जो मुस्लिम जातियों के। और मुस्लिम जातियां कौन सी हैं आपको मैं बताता हूं। उसमें जरा नाम देखिए, मैं अभी जिन जातियों का नाम ले रहा हूं ये जातियां मुसलमानों की वो जातियां हैं जिनको अगर केंद्र सरकार नौकरी अगर पश्चिम बंगाल में देती है कोई भी नौकरी तो उसमें इनको आरक्षण मिलता है और ये सेंट्रल लिस्ट में इन जातियों का नाम है। जरा एक बार नाम देखिए, जोल्हा, फकीर, कसाई, कुरैशी, रईन, उसके बाद जोल्हा मोमिन, अंसारी, हज्जाम, उसके बाद निकारी, महलदार, धुकरे, बोसनी, अब्दाल, कान, तूतिया, बेलदार मुस्लिम, खोता मुस्लिम, मुस्लिम लश्कर, ऐसी तमाम जातियां। मैं इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बता नहीं सकता हूं। मैंने तो अभी आपको बताया ये वो जातियां हैं जिनको कि अभी भी आरक्षण मिल रहा है। और इस देश में आरक्षण का आधार क्या है आप ये जानते हैं अच्छी तरह से। इस देश में आरक्षण का आधार कोई आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। इस देश में आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन है, सोशल बैकवर्डनेस है। यानी कि इन जातियों को अगर आरक्षण मिल रहा है तो सिर्फ इस आधार पर मिल रहा है कि ये सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। यानी कि ये बात एक तथ्य है, एक फैक्ट है कि जिस तरीके से हिंदुओं में अगड़ी और पिछड़ी जातियां होती है, जैसे सामाजिक तौर से पिछड़ापन है बहुत सारी जातियों में, उसी तरीके से मुसलमानों में भी। लेकिन आपने इस देश के कितने राजनीतिज्ञों को, कितने नेताओं को आपने सुना होगा मुसलमानों के भीतर इस पिछड़ेपन की बात करते हुए या मुसलमानों की अलग अलग जातियों के पिछड़ेपन के बारे में बात करते हुए या सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हुए। कभी कभार मोदी ने पासमानदा की बात जरूर की है, लेकिन जिन लोगों ने इस देश में सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया उन लोगों को क्या कभी आपने सुना कि वो मुसलमानों में पसमानदा की बात कर रहे हैं? पसमानदा का मतलब मुसलमानों में वो जातियां जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति दलितों से भी खराब है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं करता क्योंकि सबको एक वोट बैंक दिखता है मुसलमानों के रूप में, एक मुफ्त वोट बैंक दिखता है। मुसलमानों की एकता इन्हें सुहाती है और हिंदुओं की एकता इन्हें चुभती है, इनकी आंखों में अखरती है। इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो इन्हें इसकी कोई काट नहीं सूझती। दीदी और इंडी दोनों ही आरोपों के घेरे में है और आरोप वही है कि ये मुस्लिम राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद देश का राजनीतिक माहौल बहुत तेजी से बदला है। हरियाणा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटेंगे तो कटेंगे का नारा आया और अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच खुलकर हिंदुत्व वाली राजनीति हो रही और सबसे आगे है हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है।
जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। तो अयोध्या, राम मंदिर, पत्थरबाज, कर्फ्यू, दंगा, योगी का प्रहार यहीं तक नहीं रुकता है। झारखंड की चुनावी रैली में योगी ने यह भी याद दिलाया कि कैसे 2017 के पहले यूपी में हिंदुओं की कावड़ यात्रा निकालना एक टेढ़ी खीर था, एक बहुत मुश्किल काम था, और किस किस तरह की बातें की जाती थी उसको लेकर। इसके बारे में भी आज उन्होंने कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनिए जरा। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। तो इस देश की राजनीति में किस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व एक अछूत शब्द रहा, और बीजेपी के आने के पहले या इवन बीजेपी के आने के बाद भी कैसे इस पर बात करना एक गुनाह के तौर पर देखा जाता रहा है। और हिंदू हित की बात करना तो एक तरीके से ऐसा है कि आप अगर किसी ने कर दिया तो समझिए कि उसके सेकुलर होने पे, उसके पूरे क्रेडेंशियल पे सवाल खड़ा हो जाएगा। और उसका एक उदाहरण आपको दिखाता हूं मैं। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने, ट्रूडो तक ने वहां इस पर ट्वीट किया, उन्होंने इस पर पोस्ट किया और इसकी मजम्मत की। लेकिन इस देश के विपक्ष के किसी नेता का जरा हैंडल देख लीजिए, एक बार उनके वॉल पे चले जाइए, क्या उन्होंने इसको लेकर कुछ भी कहा? जरा एक बार दिखाइए। तेजस्वी यादव कोई पोस्ट नहीं, प्रियंका गांधी कोई पोस्ट नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कोई पोस्ट नहीं, आप देखिए तमाम नेता, राहुल गांधी कोई पोस्ट नहीं। भाई इतना बड़ा हमला हुआ, अखिलेश यादव कोई पोस्ट नहीं किया इन्होंने। जबकि कनाडा में जो हमला हुआ, इस पर जरूरत थी कि देश के बड़े नेता एकजुट होकर के एक स्वर में इस बात की मजम्मत करते, इसका विरोध करते, लेकिन किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमला एक हिंदू मंदिर पर हुआ। अगर यही हमला किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर होता तो आप एक अलग तरह की कहानी देखते, क्योंकि ये वही नेता हैं जो कि गाजा से लेकर फलस्तीन और दुनिया के पता नहीं कहां कहां किन किन मुद्दों पर ट्वीट करते रहते हैं, उस पर सोशल मीडिया पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन कनाडा के हिंदू मंदिर पर हुए हमले का नोटिस तक इन्होंने नहीं लिया, उस पर पोस्ट करना तो छोड़ दीजिए। तो हिंदू एकता और जाति की राजनीति की बात जब हो रही है, तो ऐसे में छठ महापर्व जो कि शुरुआत जिसकी हो चुकी है, उसकी भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि अर्घ के दौरान कैसे देखिएगा आप इन तस्वीरों को, कि और अब जरा आप सोचिएगा कि जब कहते हैं कि इस देश में जातीय विभाजन की लकीरें इतनी गहरी हैं या खाई इतनी गहरी है कि उसे पाटा नहीं जा सकता, ऐसे में जब यह तस्वीर सामने आती है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, तो समझ में आता है कि इस देश में हिंदू एकता को या हिंदुत्व की पहचान के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। छठ महापर्व के मौके पे आप किसी भी घाट पे चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर अर्घ्य देने वाले लोग कौन हैं, उनकी जाति क्या है, उनका वर्ग क्या है, वो किस तबके से हैं। जो लोग भी सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं, वो चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म के, किसी भी तबके से हो, उनके सामने उसी तरीके से नतमस्तक होता है।
कोई किसी से नहीं पूछता कि उनकी जाति क्या है, वो किस वर्ग से आते हैं। जब इतने बड़े मौके पे, जब पूजा पाठ जहां पर कि जो सबसे इतना धार्मिक अवसर होता है, वहां अगर एक दूसरे की जाति को लेकर किसी के मन में कोई वैमनस्य नहीं है, तो कौन लोग हैं जो बाद में समाज में जाति का फूट डाल रहे हैं, जाति को समाज के खांचे में बांट रहे हैं। निश्चित रूप से इस देश की सियासत का उसमें बहुत बड़ा योगदान है और इसी की कमाई बहुत सारे नेता लंबे समय से खा रहे हैं। और इसीलिए जब कोई हिंदू एकता की बात करता है तो उनके होश उड़ जाते, वो घबरा जाते। तो चलिए अब देश का मूड मीटर में आगे बढ़ते हैं और अब एक दूसरी खबर की बात करते हैं, जो एक और तो ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की धमक की गारंटी दे रहा है और दूसरी ओर भारतीयों को भरोसा भी दिला रहा है कि बड़े से बड़े आर्थिक संकट से निपटने की कैसे इस देश में फुल प्रूफ तैयारी हो रखी है। और चाहे कोई भी सिचुएशन हो दुनिया में, या यूं कहें कि दुनिया की राजनीति में किसी भी तरह का झंझावात हो, भारत को उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, खास करके आर्थिक मोर्चे पर, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच तैयार कर लिया गया है। खबर यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार भारत का, जिसको कि आप फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसमें भारत ने एक बहुत मजबूत स्थिति बना ली और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत दुनिया के चौथे नंबर पर आ गया है। और इस मामले में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद अब हमारी गिनती हुई। हमने हाल ही में रूस को भी इसमें पछाड़ दिया। रिजर्व बैंक ने साल 2024-25 की दूसरी तिमाही का जो डेटा जारी किया है, वो ये बता रहा है कि 27 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने अपना ऑल टाइम हाई का लेवल बना लिया है, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। और ये पहला मौका है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच चुका है। हमारा मुद्रा भंडार सितंबर में 12.58 अरब डॉलर बढ़कर 704.8 अरब डॉलर के लेवल पर पहुंच गया है। और यह मोदी सरकार की शानदार आर्थिक नीतियों और उसकी कामयाबियों की एक झलक है। दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम पहले ही बन चुके थे, अब विदेशी मुद्रा भंडार का लेवल भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। और यह साबित करता है कि भारत एक स्टेबल इकोनॉमी, यानी हम उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुके हैं जिन पर दुनिया के आर्थिक मोर्चे पर होने वाले बड़े उलटफेर या उथल पुथल का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और यही बात हमें दुनिया के दूसरे विकासशील देशों से अलग करती है और उनके लिए एक तरीके से मिसाल के तौर पे भी हमें पेश करती है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की इस उपलब्धि को आप अगर हल्के में ले रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि 10 साल पहले तक भारत की गिनती फ्रेजाइल इकोनॉमी में होती थी। फ्रेजाइल 5 का हिस्सा था भारत। फ्रेजाइल इकोनॉमी यानी कि जरा सी आर्थिक हालत बिगड़ी तो बहुत मुश्किल में इकोनॉमी आ जाती थी, बहुत दबाव में आ जाती थी। और वहां से 10 सालों में दुनिया की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था में अगर हम शामिल हो गए हैं तो ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं। 1990-91 का जरा आर्थिक संकट याद करिए। वो संकट फॉरेक्स रिजर्व की कमी की वजह से पैदा हुआ। तब दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत का भुगतान संतुलन बुरी तरह से गड़बड़ा गया था और हमारे पास इतना डॉलर भी नहीं था कि हम 3 हफ्ते की जरूरत का सामान विदेश से मंगवा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने हमें कर्ज देने से मना कर दिया था और उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए हमें विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर की कमी की भरपाई के लिए हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। उस संकट से निपटने के लिए बनी हाई लेवल कमेटी ने तब सिफारिश की थी कि भारत के पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार जरूर होना चाहिए
कि जिससे हम 12 महीने तक इंपोर्ट से जुड़ी जरूरतें बिना किसी तनाव के पूरी कर सकें। और आज हमने वो मुकाम हासिल कर लिया। आज भारत के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से 12 महीने तक जितना चाहें इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हम किसी तरह के दबाव में नहीं हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक पिछले साल यानी कि 2023-24 में भारत का कुल विदेशी आयात 760 अरब डॉलर के करीब रहा था। और उस हिसाब से अगर आप देखिए तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का 700 अरब डॉलर का पार हो जाना हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर। हमारे पास इतना मुद्रा भंडार है कि हम बेझिझक अगले 12 महीने से ज्यादा समय तक अपनी जरूरत का सामान विदेशों से आयात कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का टॉप 4 देश बनने का फायदा क्या है, इससे कैसे हमारे देश की तस्वीर बदलती है और कैसे हमें ताकत मिलती है, जरा इसको भी जान लीजिए। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक संकटों से निपटने के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच की तरह है। इससे इंटरनेशनल ट्रेड में भारतीय मुद्रा यानी कि रुपए की कीमत स्थिर रखने में मदद मिलती है। और यानी आपका रुपया, आपकी करेंसी जितनी स्थिर रहेगी, वो दुनिया भर के निवेशकों के लिए उतना ही आकर्षक वो बाजार होता है। इसलिए इससे भारत की स्थिति और बेहतर होती है दुनिया के बाजार में। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, अगर आप उनसे कर्जा लेने जाएंगे तो भी आसान हो जाता है, आपके लिए कर्ज मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास पहले ही एक बड़ा मुद्रा भंडार है। आपके पास इतना कुशनिंग है कि जरूरत के हिसाब से आप पेमेंट करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कर्ज देने वाले भी आपको आसानी से और आसान शर्तों पर कर्ज देते हैं। दूसरे देशों से भुगतान संतुलन यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पूरा जो लेन देन होता है, उसको बैलेंस करना भी आसान हो जाता है। तो इसीलिए ये जो 700 अरब डॉलर का जो मुद्रा भंडार है, वो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अब जरा समझिए कि ये कैसे संभव हुआ, कैसे मुमकिन हुआ। तो 2 चीजें हैं जिसका इंपोर्ट का भारत की विदेशी मुद्रा भंडार पर एक बड़ा असर होता था, जिसे इंपोर्ट करने में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता था। और पिछले कुछ सालों में सरकार ने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल और मैनेज किया है, और यही वजह है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आज इतना बड़ा हुआ है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बढ़ने का मतलब यह है कि हमने पिछले कुछ सालों में, यानी कि मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई देशों से जो आयात निर्यात में डॉलर की जगह रुपए में जो लेन देन का काम शुरू किया, उसका भी असर पड़ा। इंपोर्टेड मशीनरी, मोबाइल फोन वगैरह, इस तरह के जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे और बहुत सारी चीजें जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, उसका भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि पेट्रोलियम के आयात पर जिस तरीके से हमने एक ऐसी रणनीति बनाई कि जब दुनिया में पेट्रोलियम की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, हमने रूस से सस्ते दाम पर, सस्ते दर पे हमने पेट्रोलियम आयात किया, और जिसकी वजह से हमने एक ठीक ठाक विदेशी मुद्रा बचाई अपनी। तो भारत की अर्थव्यवस्था को आज जो रफ्तार मिल रही है, वो उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको पिछले कुछ सालों में एकदम ठीक तरीके से मैनेज किया। और खास करके तब जब दुनिया में कई बड़े उथल पुथल और बहुत सारे ऐसे फैक्टर काम कर रहे थे कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। खास करके कोविड और बाद में रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पे जब गहरा संकट छाया हुआ था, भारत ने एक तरीके से अपने पूरी अर्थव्यवस्था को और पूरी आर्थिक नीति को इस तरीके से चलाया कि आज इस तरह के नतीजे हमें देखने को मिल रहे हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस खबर का रुख करते हैं जिसने देश की राजधानी दिल्ली को एक नई मुसीबत में डाल दिया। दिल्ली की हवा में पॉल्यूशन का जहर है, यह तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन पॉल्यूशन का जहर किस खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है यह आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिवाली के बाद पूरी तरह से गैस चैम्बर बन गई है देश की राजधानी। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। हालांकि 400 का आंकड़ा कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिसको सुनकर के देश के लोग चौंकें या इस देश की राजधानी के लोग चौंकें, क्योंकि इस देश की राजधानी में कई बार AQI 1000 का भी आंकड़ा पार कर जाता है। लेकिन इसके आगे जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूं वो आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस पॉल्यूशन का जब 400 के आंकड़े का जो असर दिखाया जा रहा है, इसकी वजह से जो देश के बच्चों पे, महिलाओं पे, यहां तक कि गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी जिस तरह के असर की बात कही जा रही है वो बहुत डराने वाली है। खास करके जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन पर इसका बहुत बहुत गहरा असर पड़ रहा है। आज हमारी स्टोरी में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा उसको ध्यान से सुनिए। और ये बात कही गई है एक सर्वे में, और इस सर्वे में यह बताया गया है कि दिल्ली NCR में 69% परिवार प्रदूषण से प्रभावित है। आप सोचिए, मतलब 70 मानिए इसको, यानी कि 2/3 से ज्यादा परिवार किसी न किसी रूप में पॉल्यूशन से प्रभावित है। AQI के आंकड़े को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वो 400 है कि 800 है कि 1000 है। आप ये सोचिए कि जो पॉल्यूशन है वो आपको हमको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि 69% परिवार प्रदूषण के आंकड़े से प्रभावित है। दिल्ली NCR में 62% परिवारों में से कम एक सदस्य है जिसकी आंखों पे इसका बुरा असर पड़ रहा है। 46% फैमिली ऐसी है जिसमें किसी न किसी सदस्य को सांस से जुड़ी हुई तकलीफ हो रही है इसकी वजह से। 31% परिवार ऐसे हैं जिनमें से कम एक सदस्य अस्थमा की परेशानी झेल रहा है। मतलब राजधानी का 1/3 परिवार पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा की चपेट में है। ये जो सर्वे है वो एक प्राइवेट एजेंसी लोकल सर्कल ने दिवाली के बाद दिल्ली में करवाया था, और तब 15% लोगों ने कहा कि वायु प्रदूषण से बचने के लिए वो दिल्ली से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस सर्वे के बाद पिछले 5 दिनों में दिल्ली में प्रदूषण और गंभीर हो गया है, और इसका इशारा इससे मिल रहा है कि अस्पतालों में ऐसे मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है जो पॉल्यूशन की वजह से जो बीमार होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली में सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीज 35% तक बढ़ गए हैं, और इनमें बच्चों और बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है। डॉक्टरों के पास खांसी, जुकाम, बुखार, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसे बीमारियों के बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको कि CPOD बोलते हैं, बल्कि COPD बोलते हैं, माफ करिएगा, उसके मरीज भी बड़ी संख्या में आने लग गए। दिल्ली में सबसे बुरा हाल आनंद विहार का है, जहां AQI सीवियर प्लस श्रेणी में पहुंच चुका है। हालांकि यह वो इलाका है जहां पर कि आप आम दिनों में भी, जब दिल्ली की अमूमन हवा ठीक ठाक होती है, तब भी आनंद विहार की हवा खराब होती है। और अब तो खैर दिल्ली की हवा वैसे भी जब खराब हो रही है तो आनंद विहार की स्थिति तो और खराब होनी ही। यहां 450 AQI जो है 450 से ऊपर ज्यादातर मौकों पे रहता है, और आज भी है। और इसकी बड़ी वजह क्या है? वो है, इसकी बड़ी वजह यहां के धूल, यहां जो जिस तरह का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन से लेकर और बस अड्डे से लेकर जितने भी दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी बड़े साधन हैं, सबका बड़ा हब है आनंद विहार। और यहां PM10 जो पार्टिकल्स होते हैं, वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई।
और यही वजह है कि इस इलाके में जो लोगों के बीमार पड़ने की जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ गई। दिल्ली के बाकी इलाकों में AQI का जो औसत है, AQI का, वो 400 से ज्यादा बना हुआ है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही गंभीर स्थिति की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में रविवार से AQI का लेवल 400 के पार बना हुआ है और अगले 6 दिनों में ये लगभग इसी स्तर पर बना रहेगा। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन से निपटने का क्या प्लान है, इस पर दिल्ली की CM आतिशी की ओर से जो कहा गया है वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार अगले 1 हफ्ते में प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव लाएगी और इस तरीके से प्रदूषण पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ऐसे हालात में इसी साल अमेरिका की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट है, उसकी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की जो रिपोर्ट है, जरा उसका भी जिक्र करना जरूरी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रदूषित हवा के कारण रोजाना औसतन 5 साल से कम उम्र के 464 बच्चों की मौत हो रही है। और इसी रिसर्च पेपर में यह भी बताया गया है कि प्रदूषित हवा मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। हाई ब्लड प्रेशर के बाद अगर कोई और चीज है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो रही है तो वो पॉल्यूशन ही। डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है एयर पॉल्यूशन। और संभवतः यही वजह है कि दिल्ली में अब डॉक्टर अपने पास आने वाले मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि बच्चों को दिल्ली की जहरीली हवा से बचाइए। उन्हें हाई पॉल्यूशन के इन महीनों में हो सके तो दिल्ली से बाहर ले जाइए। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी रोजी रोटी दिल्ली में है, जिनको जीने के लिए इसी शहर में कमाना खाना है, वो चाहकर भी इस शहर से कहां बाहर जा सकते हैं। और ये चुनौती है दिल्ली वालों के सामने, और ये ऐसी चुनौती है जो साल दर साल चली आ रही है और इसका समाधान कम से कम अभी तो आसपास दिखाई नहीं दे रहा। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही।